सो गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा डिस्कशन चल रहा था जब लास्ट क्लास में माइंड डेवलपमेंट पे, है ना। और माइंड डेवलपमेंट में हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था बताइए थोड़ा सा। शार्प पिलर ना। उसके पहले हम लोग शायद काइसन मेथड डिस्कस कर रहे थे। स्पेशल मेथड्स ऑफ शार्प थिंकिंग में हमने काइसन मेथड डिस्कस किया था यार। इसमें एक चीज मेरे से मिस हो गई थी। काइसन मेथड्स चाहे तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिए या अगर वहां जगह हो तो वहां दोबारा लिख लीजिए जो हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें ना 3 टाइप होते हैं, मैंने 2 ही आप लोग को बताए थे। पहला होता है ओपन काइसन, ठीक है, ओपन काइसन। दूसरा होता है फोर्स ड्रॉप काइसन, फोर्स ड्रॉप काइसन। फोर्स ड्रॉप काइसन। और तीसरा होता है हमारा न्यूमेटिक काइसन, न्यूमेटिक काइसन, ठीक है। ये 3 मेथड्स होते हैं। ये वाला फोर्स ड्रॉप काइसन उस दिन मुझसे मिस हो गया, तो आप लोग दोबारा लिख लीजिए, ठीक है। देखिए ओपन काइसन में क्या होता है, ओवरऑल काइसन मेथड सुनो। इसमें होता क्या है, एक ऐसा रिंग रहता है, उसमें ना ऐसे टूथ वाले शेप का वो रहता है, नीचे क्लैंप लगा होता है, ठीक है। ड्राइंग बड़ी अच्छी नहीं है, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो ऐसा टूथ शेप का क्लैंप लगा रहता है ना, सब रिंग में सबसे नीचे साइड पे। तो क्या करते हैं, इसको क्लैंप को जमीन पे रखते हैं, फिर उस रिंग के ऊपर हम लोग ना कुछ लोड रखते जाते हैं, है ना। जैसे हमको अगर ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन ओपन काइसन में यही होता है, नॉर्मल ब्रिक्स का या कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन होता है, तो इस रिंग के ऊपर ब्रिक्स या कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करते चलते हैं। तो ब्रिक्स या कंक्रीट के कंस्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, उस पर वेट बढ़ता रहता है। जैसे जैसे वेट बढ़ता रहता है तो ये टूथ जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूव करते रहते हैं, क्योंकि ये एज है ना, तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट इनका इजी होता है, ग्राउंड पेनिट्रेशन कर पाते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वेट बढ़ता जाएगा ये नीचे जाता जाएगा और एट लास्ट एक पॉइंट पे ऐसा आएगा जहां पे हमारा शाफ्ट का रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो उस पॉइंट पे हम लोग ब्रिक्स कंस्ट्रक्शन रोक देंगे, ठीक है। या फिर ये होगा कि ये हार्ड मटेरियल में टच हो जाए, तो अब इसमें क्या होगा, लोअर डाउन नहीं होगा ये, है ना। एक पॉइंट पे आके फिक्स हो जाएगा, जब हार्ड ग्राउंड इसको मिल जाएगा तो ये पॉइंट पे आके फिक्स हो जाएगा। देन हम लोग वहां पे ब्रिक्स का कंस्ट्रक्शन स्टॉप कर देंगे और फर्दर माइनिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है? एनीवन एनी डाउट? यस नो? कुछ बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? आवाज आ रही है मेरी? ये वाला उस दिन लिख लिया था तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा होता है फोर्स ड्रॉप काइसन। इसमें रिंग सेम रहती है, बस जो उसको मतलब सेटल डाउन करने का मेथड है, इस रिंग को सेटल डाउन करने का मेथड है ना, वो चेंज हो जाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं, है ना। इसमें क्या हो रहा था, वेट हम लोग जैसे जैसे दे रहे थे उस वेट की वजह से नीचे जा रहा था, बट इसमें ना वेट की वजह से नीचे नहीं जाता है। इसमें हम लोग हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस, ठीक है। हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं, उसकी वजह से इस आयरन ट्यूब को हम लोग नीचे इंसर्ट करते हैं ग्राउंड में और फिर उसके ऊपर लाइनिंग मटेरियल का कंस्ट्रक्शन करते चलते हैं, ठीक है। तो ये होता है फोर्स ड्रॉप काइसन। और न्यूमेटिक काइसन में भी रिंग सेम ही है, बट इसमें जो फोर्सिंग मेथड है जिसकी वजह से वो सेटल डाउन होना है वो होता है एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर की मदद से हम लोग इसको सेटल डाउन करते हैं, ठीक है। अब यहां तक कोई डाउट हो किसी को तो बोलिए, एनीवन एनी डाउट?
इन तीनों में किसी कोई डाउट है? आगे चले। तो हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था, क्या बताया था दोस्तों ने? लास्ट टॉपिक क्या था? शाफ्ट पिलर, है ना। अच्छा, शाफ्ट पिलर, उसके पहले ना एक चीज और है जो हमें पढ़नी है, वो है स्काफोल्ड या वॉलिंग स्काफोल्ड। इसको मिटा दो। शायद मैं उस पर बताना भूल गया था लोगों को। क्या वॉलिंग स्काफोल्ड डिस्कस हुआ था क्या उस दिन? लास्ट क्लास में मैंने वॉलिंग स्काफोल्ड डिस्कस किया था क्या? वॉलिंग स्काफोल्ड जो होता है ना, ये वर्किंग प्लेटफॉर्म होता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग, ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग, एसएस, हाँ, वर्किंग प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। और ये सर्कुलर, जैसे हमारा शाफ्ट सर्कुलर है ना, तो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म होगा, बट यहाँ पे ना एक ओपनिंग बनी रहती है जिससे मटेरियल और मेन वगैरह डाउन जाते हैं, ठीक है, ओपनिंग है ये। मतलब मटेरियल देखो क्या होता है, अब जैसे शुरू शुरू में तो ठीक है, लेडर वगैरह यूज किए और नीचे चले गए जब तक हमारा शाफ्ट कुछ इनिशियल फेजेस में है, बट जैसे जैसे शाफ्ट का गहराई बढ़ता है तो वहां पे हम लोग बार बार लिफ्ट वगैरह यूज नहीं कर सकते है ना, क्योंकि लिफ्ट वाले केस में क्या होता है, एक फिक्स रोप लगाना पड़ता है और हर बार वो होता है। तो इसमें ना वॉलिंग स्काफोल्ड यूज किया जाता है, जिसको हम लोग वर्किंग प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं। वॉलिंग स्काफोल्ड क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, रोप से अटैच्ड होता है, तो इसमें खूब सारा ऐसा रोप अटैच होगा ना, यहाँ पे रिंग रहता है, ये मतलब हर साइड से ऐसे रोप अटैच रहते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रोप्स अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये रोप्स क्या करते हैं, इसको बैलेंस करके रखते हैं, और जैसे ही हमारा अगर मैन या मटेरियल को डाउन करना होता है तो हम लोग उसको धीमे 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 नीचे लाते हैं। मान लो यहाँ पे वर्किंग चल रहा है ना, तो वर्किंग के थोड़ा ऊपर जहां से कि मैन का मूवमेंट यानी लेबर फोर्स का मूवमेंट जो है वो नीचे और इजीली हो जाए इस ओपनिंग के थ्रू, इतने हाइट पे ले जाकर उसको रोक देते हैं, 1-8 मीटर के आसपास रोक लेते हैं उसको। देन फिर ऊपर ले जाते हैं, जब ब्लास्टिंग वगैरह करना होता है तो इन्होंने क्या किया, जी बताइए। मेरा वो नेटवर्क एरर की वजह से छूट गया था, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेथड हो गया था, उसके बाद क्या बताया आपने? टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मेथड के बाद यही चल रहा है वॉलिंग स्काफोल्ड। एक बार शुरू से एक्सप्लेन कर देंगे। वॉलिंग स्काफोल्ड क्या होता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग। शाफ्ट सिंकिंग के दौरान जो वर्किंग प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है वो होता है वॉलिंग स्काफोल्ड या स्काफोल्ड भी बोलते हैं ना, आपको दोनों चीजें है ना। तो ये क्या होता है, एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि इन जनरल हमारा शाफ्ट सर्कुलर ही होता है, बहुत रेयर केसेस में स्क्वायर शाफ्ट देखने को मिलता है, ठीक है। तो सर्कुलर शाफ्ट है तो एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म रहता है, इसमें बीच में एक ओपनिंग बनी रहती है जिससे मैन और मटेरियल अप या डाउन मूवमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी हमारा लेबर फोर्स होगा वो भी ऊपर नीचे आ जा सकता है और इस ओपनिंग के थ्रू, और जो मटेरियल होगा जैसे ड्रिलिंग के लिए हम लोग को मशीन्स वगैरह चाहिए, ब्लास्टिंग की इक्विपमेंट जो भी है वो हम लोग ऊपर नीचे कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, ये रोप से अटैच होता है, एक ऊपर रोप लगा रहता है, पुली लगा रहता है, उसके थ्रू अप एंड डाउन इसको करते रहते हैं, ठीक है, जब हमारी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मान लो यहाँ पे ब्लास्टिंग करना है तो यहाँ पे आदमी तो खड़े नहीं रहेंगे, है ना, ये वर्किंग फेज है हमारा, है ना। तो यहाँ पे अगर ब्लास्टिंग होना है तो यहाँ पे पर्सन्स नहीं रहेंगे ना, लेबर जो है वो नहीं रहेगा, लेबर या जो भी आपके वर्कफोर्स है वो यहाँ पे नहीं रहेगा, उसको ऊपर जाना है तो वो प्लेटफॉर्म पे चढ़ेंगे, ऊपर चले जाएंगे। आफ्टर दैट जब ब्लास्टिंग परफॉर्म हो गई, कूलिंग डाउन पीरियड जो है ओवर हो गया, अब उनको वापस वर्किंग फेज पे आना है तो वो वापस उस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और प्लेटफॉर्म को लोअर डाउन किया जाएगा धीमे 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 धीमे, और वर्किंग से 1 मीटर ऊपर यानी 1-2 फीट ऊपर पहले ही रोक लिया जाएगा। फिर वो लोग इस ओपनिंग के थ्रू नीचे जाएंगे
और प्लेटफॉर्म वापस ऊपर चला जाएगा। काम करते रहेंगे, जब उनको लगेगा कि नहीं अब काम हो चुका है, ब्लास्टिंग वगैरह करना है, फिर प्लेटफॉर्म नीचे आएगा और उनको लेके वापस ऊपर चला जाएगा। ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो ये कहलाता है वॉल्यूम स्काफोल्ड या स्काफोल्ड। अब कुछ डाउट हो तो पूछिए। एनीवन, एनी डाउट? नहीं, आपने कुछ लिखवाया तो नहीं है ना सर? अभी तो कुछ नहीं लिखवाया, बस ये बताया है कि वर्किंग प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग शाफ्ट सिंकिंग, यही बस है। तो इसका डेफिनेशन लिखवाना है क्या? आप लोग लिख लेंगे अपने वर्ड में? लिखा देते तो अच्छा होता। लिखिए, a walling scaffold, a walling scaffold refers to a specialized working platform, a specialized working platform, suspended within a mine shaft during the process of shaft sinking during the process of shaft sinking, full stop. Its primary purpose is to provide a safe and stable environment for workers, a safe and stable environment for workers, to install the permanent shaft lining, to install the permanent shaft lining, which can be concrete or brick structure, full stop. अभी कुछ डाउट? थोड़ा सा हटिंग है ऐसी डायग्राम बनाने। हो गया। इसमें ना चीज मेरे को ये बताइए थोड़ा सा आप लोग कि इसका यूज क्या क्या किया जा सकता है वॉल्यूम स्काफोल्ड का। शाफ्ट सिंकिंग के दौरान यूज होता है, वर्किंग प्लेटफॉर्म की तरह यूज करते हैं, और क्या यूज हो सकता है, ये मेरा क्वेश्चन। शाफ्ट सिंकिंग के अलावा नहीं, शाफ्ट सिंकिंग में ही या फिर मतलब माइनिंग के उसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं इसका, मतलब थोड़ा बताइए। जब तक शाफ्ट सिंकिंग
इन जनरल तो यूज तो वहीं पे होगा शाफ्ट सिंकिंग में ही, और तो किसी उस पे यूज होगा नहीं। शाफ्ट सिंकिंग में ही क्या क्या ऑपरेशंस इसके थ्रू हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ये क्वेश्चन। मैन और मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए, एज अ प्लेटफॉर्म फॉर ड्रिलिंग, और मेंटेनेंस क्या है, मतलब इसको थोड़ा इलेबोरेट करो। मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए। मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए एक्चुअली में ये सब कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है, क्यों मेंटेनेंस और रिपेयर के लिए तो फिर तब तक तो हमारा लिफ्ट वगैरह इंस्टॉल हो जाता है ना, उसमें केज वगैरह इंस्टॉल हो जाता है। शाफ्ट जब तक इनिशियल फेजेस में रहेगा तब तक इसका यूज होगा, जैसे ही शाफ्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग उसमें ना केज इंस्टॉल कर लेते हैं दोस्त, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ, इसको ना अपन शाफ्ट क्लोज करने के लिए यूज कर सकते हैं क्या, समझिएगा। जैसे ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है, तो ये वर्किंग प्लेटफॉर्म मतलब इतना ज्यादा भी लार्ज साइज का नहीं होगा, मतलब इतना ज्यादा छोटा भी नहीं होगा, शाफ्ट के सिमिलर साइज का होगा, मतलब थोड़ा सा छोटा होगा शाफ्ट से। बट ध्यान से देखिए आप लोग, अगर यहाँ पे इसको लगा दिया जाए, है ना, तो ये जो यहाँ से एक्सेसिव मतलब जो बाहर से आने वाला मटेरियल है वो प्रिवेंट किया जा सकता है ना। तो इसको एज अ सपोर्ट यूज करते हैं हम लोग, या एज अ प्रोटेक्टिव लेयर यूज करते हैं कि जो बाहर का डिब्रीज वगैरह है वो शाफ्ट में फॉल ना करे, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चले आगे। नेक्स्ट स्टडी लिखिए ड्रिलिंग। अच्छा थोड़ा सा एक मिनट होल्ड करिएगा, अभी मत लीजिए ड्रिलिंग। तो जब शाफ्ट सिंकिंग है डिस्कशन हो रहा है, ये बताइए जो शाफ्ट का डायमीटर है वो कितना होना चाहिए? किसी शाफ्ट का जो है डायमीटर कितना होना चाहिए? ये डिस्कस हो तो चुका था, रेडियस कैलकुलेशन फॉर शाफ्ट के लिए। मैं अभी डायमीटर की बात कर रहा हूँ। तो रेडियस कैलकुलेट करेंगे तो उसका डबल ना कर देंगे? वो रेडियस कैलकुलेशन वो अब डेप्थ के हिसाब से डिस्कस किए हैं हम लोग, वो अलग टॉपिक था, ये दूसरा टॉपिक। बताइए इसको। अच्छा वो शाफ्ट पिलर का था शायद रेडियस। अभी इसको बताइए शाफ्ट डायमीटर कितना होना चाहिए? नो आइडिया। 5 मीटर। 5 मीटर नहीं, वो तो रिक्वायर, वो डिपेंड नहीं होगा रिक्वायरमेंट क्या में, रिक्वायरमेंट है क्या मशीनरी यूज हो रहा है उसके हिसाब से वो अलग नियम है। देखिए 25 mm to 500 है। 25 mm टू 500। 25 mm to 500 mm। लेट मी मेक यू वन थिंग वेरी क्लियर दोस्त। 10 mm बराबर कितना होता है? 1 सेंटीमीटर, है ना। तो ये 25 mm कितना हो गया? 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर का शायद ड्रिल होल करते हैं लोग, बोर होल भी नहीं करते हैं, ड्रिल होल करते हैं। इतना छोटा शाफ्ट रखोगे तो उसका यूज क्या करोगे? ठीक है, ये गलत जवाब है। 6 से 9 मीटर के आसपास रखते हैं शाफ्ट का डायमीटर। बट देखिए इसमें क्या है कि लेट्स से
ये हमारा शाफ्ट है, ठीक है। तो शाफ्ट एकदम अब ये हमारा मान लो एक्सकेवेटेड एरिया है। क्या है? एक्सकेवेटेड एरिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? लाइनिंग करेंगे। तो इसके बीच में ना एक गैप आएगा, पहले बता देता हूं, क्योंकि एकदम बाउंड्री पे हम लोग वो नहीं कर सकते है ना, थोड़ा गैप रहेगा एक्सकेवेटेड एरिया और लाइनिंग के बीच में। ये पॉइंट क्लियर है नहीं? ये लाइनिंग है और ये वाला जो एरिया है थोड़ा सा गैप है, ठीक है। अब जब लाइनिंग परफॉर्म हो गई है तो लाइनिंग के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर से वाटर या इनरश ना हो उसके लिए हम लोग फिर अंदर से एक सीमेंट का वो लेप लगाते हैं, जिसको छपाई उपाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, है ना। सीमेंट वगैरह का प्लास्टर करते हैं ना उस पर, सीमेंट या क्या बोलते हैं उसका, पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो सब का, है ना। प्लास्टर करते हैं कि नहीं करते हैं उसको, वाटर इनरश और इन सब चीजों से प्रिवेंट करने के लिए शाफ्ट लाइनिंग। तो अब जो इसका फिनिश डायमीटर होगा वो लाइनिंग के बाद थोड़ा सा ये वाला होगा, ठीक है। ये क्या कहलाएगा? फिनिश डायमीटर, फिनिश डायमीटर, ठीक है। तो जो एक्सकवेटेड डायमीटर हुआ हमारा शाफ्ट का, जो हम एक्सकवेशन करेंगे शाफ्ट का, वो क्या होगा? एक्सकवेटेड डायमीटर, एक्सकवेटेड डायमीटर इक्वल टू क्या है? फिनिश डायमीटर, फिनिश डायमीटर प्लस लाइनिंग प्लस गैप, ठीक है। नाउ एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है? इसको ड्रॉ कर लीजिए। नॉर्मली आपने साइज क्या बताया, कितना होता है? 6 से 9 मीटर तक वेरी करता है डायमीटर। शाफ्ट का डायमीटर, नॉर्मली 6 से 9 मीटर तक वेरी करता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ मशीनरी यूज्ड इन माइंस। आगे चले? नहीं अभी लिख रही हूँ। हो गया? एक दो स्टार पॉइंट लिखिए थोड़ा सा। पहला स्टार पॉइंट लिखिए मोनोलिथिक कंक्रीट, मोनोलिथिक कंक्रीट, monolithic concrete is used for permanent lining. Monolithic concrete is used for permanent lining. ओके, तो जो वर्ड आपने लिखा है मोनोलिथिक कंक्रीट,
मोनोलिथिक कंक्रीट, उसको अंडरलाइन करिए, उसके नीचे एक एरो बनाइए। यहाँ पे लिखिएगा 1:2:4, ठीक है। 1 के नीचे लिखिएगा सीमेंट, या इधर साइड में 1 डैश देके लिखिए सीमेंट, 2 डैश देके लिखिए सैंड, और 4 डैश देके लिखिए एग्रीगेट। 1:2:4 ये इसका कंपोजिशन होता है मोनोलिथिक कंक्रीट का, है ना। तो अगर हम लोग एक पार्ट सीमेंट का ले रहे हैं तो 2 पार्ट सैंड के लेंगे और 4 पार्ट एग्रीगेट के लेंगे, ठीक है। मोनोलिथिक कंक्रीट 1:2:4 ये इसका कंपोजिशन होता है। एक पार्ट सीमेंट का, 2 पार्ट सैंड के और 4 पार्ट एग्रीगेट के, ठीक है। फुल स्टॉप के बाद से लिखिएगा बट when there is weak strata, we increase the quantity of cement. Okay, now any doubt? किसी को छूटा है? ठीक, कितना इंक्रीज करेंगे, जैसे अभी 1:2:4 है? वो डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, वो जब आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा थोड़ा सा कि कौन से स्ट्रैटा पे कितना अमाउंट ऑफ सीमेंट रखना चाहिए। ठीक, सॉरी, इंजीनियरिंग रॉक मैकेनिक्स मिस्टेक हो गया, ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़िए, रॉक मैकेनिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा कि कौन से रॉक को स्टेबलाइज करने के लिए हम लोग को कितना वो अमाउंट ऑफ सीमेंट वगैरह यूज करो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड स्टार पॉइंट लिखिएगा, some holes are left in the permanent lining for the extraction of groundwater are called as whip holes. ये spelling लिखा हुआ है, are called as whip holes. Okay. हो गया? हाँ। अब लिखिए मेन हेडिंग ड्रिलिंग। मेन हेडिंग में लिखिएगा ड्रिलिंग, ठीक है। क्या होता है ड्रिलिंग, बताइए। Making a hole on a surface. नहीं समझ, दोबारा से बोलिए, पर रिपीट करिए। किसी सरफेस में होल बनाना। इसी सरफेस में होल बनाना, ओके, ठीक है। इसको थोड़ा प्रॉपर लैंग्वेज में कोई बता पाए तो। आंसर आपका ठीक है, बट जो चॉइस ऑफ वर्ड्स था वो थोड़ा सा, तो बाकी कोई बताना चाहेगा माइनिंग के कंटेक्स्ट में क्या होता है ड्रिलिंग? चलिए ठीक है, डेफिनेशन लिखिए। Boolean block formation. ठीक, डेफिनेशन लिखिएगा इसका। इन माइनिंग इंजीनियरिंग drilling is a fundamental and critical operation that involves creating holes
फंडामेंटल के बाद कहाँ किसके बाद? फंडामेंटल एंड क्रिटिकल ऑपरेशन that involves fundamental and critical operation that involves creating holes ब्रैकेट में लिखिएगा बोर्स और बोरहोल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा बोर्स और बोरहोल्स, ब्रैकेट क्लोज in rock comma soil or other solid materials full stop। ठीक है, नेक्स्ट लाइन से लिखिएगा these holes can vary VARY, these holes can vary significantly in size, depth and orientation as per the requirement ranging from exploration to production and infrastructure development full stop। क्लियर हुआ? कुछ समझ में आया डेफिनेशन से? हेलो, हाँ क्लियर है ना? डाउट तो नहीं? यस नो कुछ बोलिए। एक डाउट, बताइए। मुझे ये डिफरेंस समझ में नहीं आया, बोर्स और बोरहोल्स। देखिए क्या होता है ना, जो हम लोग ड्रिलिंग करते हैं उसमें हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं ड्रिल होल, एक वर्ड यूज करते हैं बोर होल। हाँ इन दोनों में डिफरेंस क्लियर है आपको? हाँ, तो इसी ड्रिल होल को ना कई जगह पे बोर्स बोला गया है, कुछ बुक्स में ऐसा बोला गया है। वही कंफ्यूजन था। ठीक। अच्छा, इसमें क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग जो होता है इसमें क्या मैकेनिज्म यूज होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे परफॉर्म होता है? एनी आइडिया? फोर्स और रोटेशनल फोर्स, थ्रस्ट प्लस फोर्स। हाँ शायद। नॉर्मल जो होता है, अपन कोई भी चीज को अगर बाइफरकेट कर मतलब टाइप्स में देखना चाहें तो ड्रिलिंग जो है ना दो टाइप्स की होती है। पहला होता है मैनुअल ड्रिलिंग, दूसरा होता है मैकेनाइज्ड ड्रिलिंग। ठीक है, मैनुअल और मैकेनाइज्ड दो टाइप की ड्रिलिंग हो सकती है कि नहीं हो सकती? सही है क्या दोनों टाइप्स ना? ठीक है। मैनुअल ड्रिलिंग में क्या होता होगा बताइए? हैमरिंग एक्शन से होल क्रिएट करना। हैमरिंग एक्शन से होल क्रिएट करना, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम लोग क्या है, मशीनरी का यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
और जो हमारा दूसरा वाला वो है कंपोनेंट मैकेनाइज्ड ड्रिलिंग, वहाँ पे हम लोग मशीनरी का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए डेफिनेशन लिखना चाहेंगे या अपने से लिख लेंगे? पहले उसका चार्ट पूरा करवा दीजिए ना। नहीं, अगर बेसिक टाइप्स में यही है, बाद में फिर इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब फिर वो करेंगे। बेसिक है, यहाँ पे कुछ एक डेफिनेशन आएगी, यहाँ पे एक डेफिनेशन आएगी। तो अगर आप लोग अपने से लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, अदरवाइज वो लोग लिखवा देता हूँ। लिखा दीजिए शॉर्ट शॉर्ट में। इसमें लिखिएगा मैनुअल ड्रिलिंग लिखिएगा। The drilling carried out with the help of chisel bits or through hammering action performed by various instruments हैमरिंग एक्शन के बाद performed by various instruments full stop. Used in cases where the mechanized drilling is not possible, or its cost is not justified, First, मतलब वहां पे करेंगे जहां पे मैकेनाइज्ड ड्रिलिंग या तो पॉसिबल नहीं है या फिर उसका कॉस्ट जस्टिफाइड नहीं है। ठीक है, लेट्स से हमको कहीं पर ड्रिल होल करना है और मैकेनाइज्ड का वो कॉस्ट, मान लीजिए मशीनरी जो है वो अप्रोक्सीमेट 2 to 5 लाख रेंज करता है। ठीक है, अपन ऐसे इन जनरल एग्जांपल की बात करें, 2 to 5 लाख का कोई मशीनरी है और वो करना है, हमें ड्रिलिंग वगैरह करना है। ठीक है, तो अगर हमारा बजट, मतलब अगर हमारा मैनुअल ड्रिलिंग में सेम वर्क परफॉर्म करने पे 50,000 के आसपास तक बजट इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये कॉस्ट जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ना मैकेनाइज्ड जो वो ड्रिलिंग है। हाँ, तो फॉर दैट रीजन हम लोग मैनुअल ड्रिलिंग की तरफ मूव कर जाएंगे। ओके, तो कौन से केस में यूज करेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कहीं किसी जगह पे मतलब मैकेनाइज्ड ड्रिल पॉसिबल ना हो, बिकॉज कि उसका साइज जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है मैकेनाइज्ड वाले का, है ना, उसमें पावर का सप्लाई और बाकी सारी चीजें भी सेम टाइम पे वर्क करती हैं। तो कहीं पे पावर का शॉर्टेज होना या मतलब जो है वो मूवमेंट ना हो पाना मशीनरी का, और ये सारी चीज़ों को अगर पॉसिबल नहीं है तो हम लोग फिर वहाँ पे मैनुअल ड्रिलिंग को मोर प्रेफर करेंगे, है ना। और अगर पॉसिबल होगा तो फिर मैकेनाइज्ड वो करेंगे। ठीक है, मैकेनाइज्ड ड्रिलिंग लिखिएगा। The drilling equipment are used are powered with any external source such as electricity or compressors। शूट कैमरा कहाँ सुना इक्विपमेंट, पूरा लाइन रिपीट करिए। द ड्रिलिंग इक्विपमेंट are connected with some power source such as electricity or air compressor full stop। इसमें क्या होता है मैकेनाइज्ड वाले केसेस में जो भी होता है ना, जो ड्रिलिंग इक्विपमेंट होता है वो जनरली पावर्ड
उस पर वर्क करता है। इसमें क्या हो रहा है, जो भी पावर प्रोवाइड हो रहा है वो मैन पावर के थ्रू प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ पे पावर जो है वो एक्सटर्नल किसी सोर्स से आ रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी से है, या जो भी डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन यूज कर रहे हैं उसके थ्रू आ रहा है, या फिर हम लोग कंप्रेसर्स का यूज करके पावर जनरेट कर रहे हैं, और उस पावर की हेल्प से हम लोग ड्रिलिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? एनीवन एनी डाउट? नहीं। नहीं। ठीक। अच्छा, ड्रिलिंग का मतलब यूज क्या क्या हो सकता है? यूजेस ऑफ ड्रिलिंग क्या क्या है? For blasting, for ventilation, for वायर केबल के लिए भी यूज करते हैं अपन, इसके लिए। और मेन थ्री। लिखिएगा इसमें यूजेस ऑफ ड्रिलिंग, यूजेस ऑफ ड्रिलिंग। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए फॉर ब्लास्टिंग, फॉर ब्लास्टिंग। यूजेस ऑफ ड्रिलिंग का फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा फॉर ब्लास्टिंग। ठीक है, सेकंड पॉइंट में लिखिएगा फॉर ड्रेनेज, फॉर ड्रेनेज और वेंटिलेशन पर्पसेस, फॉर ड्रेनेज और वेंटिलेशन पर्पसेस। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, थर्ड पॉइंट में लिखिएगा फॉर लाइटिंग, फॉर लाइटिंग, फॉर लाइटिंग, केबलिंग, लाइटिंग, केबलिंग, और फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स, और फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स। ओके, फुल स्टॉप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा लार्ज साइज ड्रिल होल्स, लार्ज साइज ड्रिल होल्स, large size drill holes are made for exploration, for exploration, for exploration and research purposes, and research purposes. Okay, और कुछ बचा नहीं क्या? एनीवन? किसी को ऐसा लग रहा हो कोई पॉइंट छूट गया हो? चलो, कुछ छूटा तो नहीं है ना? मेरे हिसाब से तो हो गया ऐसा। ठीक है, और अगर कंसीडर करना चाहे ना तो शाफ्ट और जो रेस वगैरह है ना वो भी हमारे ड्रिल होल्स में ही आ जाएंगे या बोर होल्स में ही आ जाएंगे, क्योंकि उनमें एक्सटेंडेड चीजें होती हैं वो, है ना, शाफ्ट या रेस वगैरह। तो अगर कंसीडर करना चाहे तो, अदरवाइज कोई बाइंडिंग नहीं, इग्नोर कर सकते। ठीक है, आगे चले। हाँ। अच्छा, मान लीजिए हम लोग ने ड्रिल करना चालू किया, ठीक है, सपोर्ट के लिए होता है यूज। ड्रिल। हाँ। अच्छा हाँ, ठीक ठीक, समझ गया। वो लिख लीजिए, हाँ इसको लिख लीजिए। रूफ बोल्टिंग या केबल बोल्टिंग के लिए जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर ड्रिलिंग भी यूज होता है। ठीक है, सही, जो भी आपका नंबर ही चल रहा था उसमें नेक्स्ट पॉइंट में लिख लीजिए फॉर सपोर्ट्स इन केस ऑफ रूफ बोल्टिंग और केबल बोल्टिंग। साइड स्टिचिंग में भी सपोर्ट होता है ना, मतलब सपोर्ट्स लाइक केबल बोल्टिंग
रूट बोल्टिंग एटसेट्रा लगा दीजिए उसमें, तो जो भी बचे कुछ होंगे वो कवर हो जाए। ठीक है, नाउ एनीवन एनी डाउट? आगे चलें। हाँ मैं बोल रहा था, मान लीजिए हमने एक ड्रिलिंग ऑपरेशन जो है स्टार्ट किया, ठीक है, कोई सा भी हो सकता है, मैनुअल, मैकेनाइज्ड, मतलब अभी उसको पर्टिकुलर बात नहीं करना है, कोई भी इन जनरल एक ड्रिलिंग ऑपरेशन यूज करते हैं, तो उसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स हमको लगेंगे, क्या क्या इक्विपमेंट्स यूज होंगे उस ड्रिलिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, बताइए। ड्रिल बिट या चीजल, ड्रिल बिट, हाँ ठीक है, रॉड, ड्रिल रॉड, ड्रिल रॉड लगेगा, ड्रिल मशीन, ड्रिल बिट लगेगा, ड्रिल मशीन लगेगा, पावर सोर्स, सोर्स ऑफ पावर या पावर सोर्स, पावर सोर्स, तो वो ड्रिल मशीन वही ना हुआ। हाँ अरे तो ड्रिल मशीन में जब तक पावर नहीं मिलेगा वो ऑपरेट कैसे होगा? तो फिर पहले से ड्रिल मशीन आएगा ही नहीं अगर आप बोल रहे हो तो, क्योंकि मैनुअल उसमें ड्रिल मशीन कहाँ था, ठीक ठीक मैनुअल ड्रिलिंग में ड्रिल मशीन नहीं था। तो अगर मैं बस पावर वाले सोर्स को ही कंसीडर करते हुए एक वो पॉइंट मान लेता हूँ कि ड्रिल मशीन, इसको एक्चुअल में ना हम लोग को ना ड्रिल ही लिखना चाहिए, ड्रिल, ये क्या होता है, प्राइम मूवर होता है, ये इन दोनों को मूवमेंट कराता है, ड्रिल बिट और ड्रिल रॉड। और कुछ छूट रहा है क्या? ये तीन हो गए, इनके अलावा कुछ छूट रहा है क्या? शायद नहीं। ठीक, चौथा है सर्कुलेशन फ्लूइड, या इसी को हम बोलते हैं फ्लशिंग सिस्टम, है ना? हाँ चलिए, तो सबसे पहले इसको लिखिए ड्रिल या प्राइम मूवर, क्या होता है इसको लिखिए। एक मिनट, मेन हेडिंग होगी ड्रिल इक्विपमेंट्स, हाँ ड्रिलिंग इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन। पहला क्या लिखना है? ड्रिल, it act as it act as it act as prime mover, prime mover, it act as prime mover, converting the original form of energy, the original form of energy into the mechanical energy, into the mechanical energy, into the mechanical energy, so that drilling action can be performed by the system, so that drilling action can be performed by the system. Okay, हो गया ना, कुछ छूटा? नहीं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखे ड्रिल रॉड, ड्रिल रॉड, ड्रिल रॉड, it transmits the energy, it transmits the energy, it transmits the energy from prime mover to the drill bit, to the drill bit,
और एप्लीकेटर which ultimately perform drilling action, okay, full stop. Now the third one is drill bit. So लिखिएगा, it is the applicator of energy attacking the rock mechanically to achieve the penetration. Okay, मतलब फाइनल अटैक तो ड्रिल बिट ही कर रहा है ना रॉक पे, जिसकी वजह से पेनिट्रेशन हो रहा है रॉक में. नाउ एनीवन एनी डाउट इन ऊपर की तीन में? नहीं. नेक्स्ट लिखिए सर्कुलेशन फ्लूइड स्लैश फ्लशिंग सिस्टम. ठीक, तो सर्कुलेशन फ्लूइड क्या होता है? एक ऐसा जो वो होता है जो कूलिंग सिस्टम हम लोग यूज करते हैं ना. फ्लशिंग सिस्टम का काम ये कब करेगा? जब हमारा मैकेनाइज्ड वो होगा, क्योंकि मैनुअल ड्रिलिंग में ये सिर्फ कूलिंग का काम करेगा, फ्लशिंग का काम ये नहीं कर पाता है. ठीक है, मैकेनाइज्ड ड्रिल में. ठीक है, सॉरी मैनुअल ड्रिल में. मैकेनाइज्ड में तो करता है, मैकेनाइज्ड में फ्लशिंग सिस्टम का भी काम करता है, क्योंकि हमारे पास एक प्रेशर प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास मैकेनिज्म रहता है. तो हम लोग बहुत प्रेशर से उसको वाटर को या एयर को हम लोग अंदर भेजते हैं, तो उसकी वजह से जो डस्ट या जो भी हमारा क्या बोलते हैं वेस्ट मटेरियल होता है वो ड्रिल होल से बाहर आता रहता है ना. तो क्लीनिंग एक्शन भी परफॉर्म करता रहता है. बट उसमें क्या बोलते हैं मैनुअल ड्रिलिंग में ये सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेशन फ्लूइड की तरह काम करता है कि हमारे ड्रिल बिट को जो है वो कूल डाउन करता रहता है, ताकि उसमें वियर एंड टियर ना हो. ठीक है, इसमें लिखिएगा इट क्लीन्स द होल and cools the bit. It cleans the hole and cools the bit and at times stabilize the hole. Okay, full stop. चले आगे, यहाँ तक किसी को डाउट? स्टेबलाइज द होल मतलब अगर आपने कभी चीज ये नोटिस की हो तो जैसे ये मान लीजिए नॉर्मल हमारा सरफेस है ना, ये हमारा नॉर्मल सरफेस है. अगर यहाँ पे वाटर या कोई भी एक वो मतलब ड्रॉप करते रहेंगे आप कंटिन्यूसली, तो क्या होगा कि यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, फॉर्म होता जाएगा. और अगर इस पे कुछ हैमरिंग या ड्रिलिंग एक्शन परफॉर्म होता जा रहा है तो यही होल एक्सटेंड होगा, बाकी ये आपका होल जो है ना स्टेबलाइज रहेगा, मतलब डेविएशन होने के चांसेस जो है वो कम बन रहेंगे. ठीक है, या एक दूसरे एग्जांपल से समझ सकते हैं. मान लीजिए हमको कहीं पे ड्रिल होल करना है ना, हमने अपना वो मार्क कर लिया सेंटर की, यहाँ पे ड्रिल होल करना है. ठीक है, ये मान लीजिए सेंटर मार्क को. अब क्या होगा कि हो सकता है ना हमारा जो रॉड है वो थोड़ा इधर तिरछा हो जाए या इधर तिरछा हो जाए, ये चांसेस कौन सा
जो ड्रिल रॉड है उसके डेविएट होने के चांसेस होते हैं ना, बट अगर यहाँ पे हमने वाटर फिल कर दिया, ठीक है, तो हमको ये रहेगा कि जितने में वाटर फील्ड एरिया है उसी को हमको पेनिट्रेट करना है, उसी को अटैक करना है। तो एक जो मतलब माइंडसेट है वो क्लियर रहेगा कि अटैक कहाँ पे करना है ना। अदरवाइज अगर नॉर्मल वो है तो थोड़ा डेविएशन के चांसेस बने रहेंगे, ठीक है। तो एक ये मार्किंग के लिए भी काम करता है वाटर, ये वाटर या जो भी कूलिंग मीडियम यूज करेंगे, क्लियर है। हाँ आगे चले, चलिए अब हैं टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग, टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग। टाइप्स ऑफ ड्रिलिंग, ठीक है। अब ये है बेस्ड ऑन मैकेनिज्म, वो बेस्ड ऑन मतलब ये था कि मशीनरी और किसकी मतलब किसकी हेल्प से हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, बट ये है कि किस मैकेनिज्म पे हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो इसमें 5 टाइप के होते हैं। पहला होता है रोटरी, ठीक है। दूसरा होता है रोटरी परकसिव, पहला होता है रोटरी, दूसरा होता है परकसिव, तीसरा होता है रोटरी परकसिव, रोटरी परकसिव, ठीक है। उसके बाद होता है जेट पियर्सिंग, जेट पियर्सिंग, जेट पियर्सिंग। उसके बाद होता है वाटर जेट, ठीक है। जेट पियर्सिंग और वाटर जेट। जेट पियर्सिंग के बगल में ना कैसे लिख लीजिएगा ब्रैकेट पे O2 प्लस फ्यूल। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन है, किसी शायद गेट में ही है या किसी दूसरे एग्जाम में है, इसमें क्या यूज करते हैं, तो इसमें ऑक्सीजन प्लस फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। जेट पियर्सिंग लिख लीजिए। हो गया, हाँ ठीक है। ये इसको लिख लिया ना, इसके नीचे एक थोड़ा साइड हेडिंग लिखिए, फिर इनको डिटेल में डिस्कस करता हूँ थोड़ा। लिखिएगा फाउंडेशन फॉर ड्रिलिंग, साइड हेडिंग लिखिए फाउंडेशन फॉर ड्रिलिंग, फाउंडेशन फॉर ड्रिलिंग। इसको लिखिएगा ड्रिलिंग इसेंशियली इन्वॉल्व्स, फाउंडेशन फॉर ड्रिलिंग एक साइड हेडिंग लिखिए, उसमें लिखिएगा ड्रिलिंग इसेंशियली इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, the application of mechanical energy to break and remove material to create a hole, full stop. This energy can be to break or remove material to create a hole, full stop. This energy
can be applied in various forms. This energy can be applied in various forms. फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा फॉर्म्स के बाद डैश लेके लिखिएगा. फर्स्ट पॉइंट परकशन. ओके, परकशन. तो ब्रैकेट में लिख लीजिएगा इम्पैक्ट. ब्रैकेट में लिख लीजिए इम्पैक्ट. ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा अ हैमरिंग एक्शन delivers repeated blows. A hammering action deliver repeated blows, BLOWS, repeated blows to a drill bit which then shatters SHATTERS, which then shatters the rock. Full stop. This is effective in hard and brittle rocks. Okay. Hard and brittle rocks. सेकंड पॉइंट लिखिएगा रोटेशन. ठीक है, रोटेशन. इसके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा कटिंग/ग्राइंडिंग. ब्रैकेट क्लोज. नाउ इसके एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा रोटेशन ब्रैकेट में लिख लीजिए कटिंग/ग्राइंडिंग. देन उसके एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा अ रोटरी ड्रिल या अ रोटेटिंग ड्रिल bit with cutting elements. Grinds, abrades, 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 or shears the rock, shears the rock. Full stop. This method is efficient in softer rocks or for creating precise holes. Okay, full stop. Third one is rotary percussion. है ना. सो लिखिएगा a combination of both rotary and percussive actions. Providing both cutting and hammering effects simultaneously. Full stop. This is a versatile method. For wide range of rock types.
for wide range of rock types, full stop. For wide range of rock types, wide range of rock types, ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट लिखे एब्रेशन. थर्ड लिखे तो रोटरी परकशन ना, उसके बाद लिखे एब्रेशन. स्पेलिंग ABRASION. चौथा नंबर था उसका. एब्रेशन. इसमें लिखिएगा यूजिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स, यूजिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स, यूजिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स, ब्रैकेट में लिखिएगा लाइक डायमंड्स, like diamonds, bracket close, embedded in a bit to wear the rock. Now anyone any doubt? एब्रेशन मतलब कि वो उसको ऐसे धीमे धीमे घिसते कटिंग कर देगा, हाँ. पहली लाइन क्या थी लाइक के पहले तक? यूजिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स, वो लाइक डायमंड वो ब्रैकेट में है ना, उसके पहले लिखा था यूजिंग एब्रेसिव पार्टिकल्स. ठीक है. अच्छा, ड्रिलेबिलिटी क्या होता है, ये किसी को आइडिया, एनी आइडिया व्हाट इज ड्रिलेबिलिटी? Anyone, any idea what is drillability? क्या हो गया, अभी हम लोग की नींद नहीं खुली है क्या? चलो उठ गए हैं ना आप लोग? गुड मॉर्निंग. हेलो, रिस्पॉन्स पता है ना, इसलिए नहीं बोल रहे हैं. नहीं तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, काफी देर से मैं देख रहा हूँ, मतलब आज बहुत कम रिस्पॉन्स आ रहा था. मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग थोड़ा सो ही रहे हैं क्या? पता ही नहीं है. अच्छा ठीक. देखिए ड्रिलेबिलिटी ना दो चीजों की होती है. पहला तो रॉक की भी होती है और दूसरा मशीन की या फिर ड्रिलिंग मैकेनिज्म की भी होती है. ठीक है. ड्रिलेबिलिटी मतलब कि रॉक के सेंस में अगर बात करेंगे तो उसमें कितना इजीली कोई कोई भी उस मैकेनिज्म से हम लोग उसमें ड्रिल कर पाएंगे, ड्रिल होल कितना इजीली हम लोग जनरेट कर पाएंगे. ठीक है, तो ये कहलाएगी ड्रिल एबिलिटी ऑफ द रॉक. और ड्रिलिंग मैकेनिज्म की जो है एबिलिटी वो क्या कहलाएगी, वो कितने इजीली, मतलब कितना इजीली किसी भी हार्डर रॉक में या सॉफ्टर रॉक में कितना इजीली वो ड्रिल होल जो है वो जनरेट कर पाएगा. ठीक है, तो ड्रिलेबिलिटी जो है वो रॉक की भी होती है और ड्रिलिंग मैकेनिज्म की भी होती है. ठीक है, ये क्लियर हो रहा है? अगर हम लोग रॉक के टर्म्स में बात करेंगे तो क्या हम बोलेंगे कि किसी रॉक की वो एबिलिटी, मतलब वो स्ट्रेंथ कह लीजिए रॉक के टर्म्स में, कि किसी रॉक का स्ट्रेंथ कितना है ये डिपेंड करेगा उसकी
ड्रिलेबिलिटी कितनी है। अगर रॉक हार्डर है तो उसकी ड्रिलेबिलिटी कम होगी, रॉक अगर सॉफ्टर है तो उसकी ड्रिलेबिलिटी ज्यादा होगी, है ना, कि उसमें ड्रिल ज्यादा इजीली परफॉर्म किया जा सकता है। अगर रॉक हार्डर है तो उसमें ड्रिल उसकी ड्रिलेबिलिटी कम होगी, उसमें जो है ड्रिल होल जो है वो थोड़ा लेस इजीली परफॉर्म की मतलब या हार्डली परफॉर्म किया जा सकता है, ठीक है। बट ड्रिलिंग मैकेनिज्म के केस में उल्टा है। अगर ड्रिलिंग मैकेनिज्म किसी उसमें जल्दी परफॉर्म कर लेता है, किसी हार्डर रॉक में ड्रिल होल जो है जल्दी परफॉर्म कर लेता है तो इसकी ड्रिलेबिलिटी अच्छी है। बट अगर किसी सॉफ्टवेयर रॉक में भी ये काफी देर से ड्रिल होल जनरेट कर पाता है तो इसकी ड्रिलेबिलिटी लो। क्लियर है? एनीवन कुछ डाउट है अभी? नहीं। देखिए रॉक में के केस में क्या है, अगर रॉक सॉफ्टर है, ठीक है, तो ड्रिलेबिलिटी जो है वो हाई होगी। रॉक, अब इसी का केस दूसरा ले लेते हैं, रॉक हार्डर है, रॉक हार्डर है तो ड्रिलेबिलिटी जो है उसकी डाउन होगी, ठीक है। बट ड्रिल मैकेनिज्म के केस में दूसरा है। ड्रिल मैकेनिज्म के केस में क्या है कि अगर हमको रेटिंग करना है कि कौन सा ड्रिल मैकेनिज्म अच्छा है, तो ये अगर हार्डर रॉक को फास्टर टाइम में या हार्डर रॉक को फास्ट अगर वो कर पाएगा, ठीक है, तो ये ड्रिल एबिलिटी इसकी अच्छी है। और हार्डर रॉक को ये लेस टाइम में वो करता है या फास्ट बोलते हैं या फिर स्लोली अगर वो करता है, इसकी ड्रिल एबिलिटी खराब है, ठीक है। हार्डर ये रॉक की बात हो रही है, हार्डर रॉक को ये अगर फास्टली वो कर जाता है, पेनिट्रेट कर जाता है तो ये इसकी ड्रिलेबिलिटी अच्छी है। और ये हार्डर रॉक को अगर स्लोली पेनिट्रेट करता है तो इसकी ड्रिलेबिलिटी खराब है। नाउ आई होप थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा क्या है ड्रिलेबिलिटी, है ना। अच्छा, अगर हम लोग को कोई ड्रिल मशीन या ड्रिलिंग इक्विपमेंट चूज करना है ना, तो हम लोग किसका ड्रिलेबिलिटी देखेंगे, मैकेनिज्म का या रॉक का? एक बार और रिपीट करना, क्या बोले आप? हमें एक ड्रिल मतलब या ड्रिलिंग वो इक्विपमेंट चूज करना है ड्रिल करने के लिए, तो हम लोग वहां पर ड्रिलेबिलिटी किसका देखेंगे, मैकेनिज्म का या रॉक का? मेरे ख्याल से दोनों ही ना कंसीडर करेंगे। नहीं, अगर प्राइमरी उसमें जाना है कि हम मेरे को दो में से किसी एक ही का वो मैं ड्रिल वो चूज कर सकता हूँ, ड्रिलेबिलिटी चूज कर सकता हूँ, तो मैं किसका चूज करूँ? मेरे को दो में से कोई एक का ड्रिलेबिलिटी देखना है और उसके हिसाब से मुझे ड्रिलिंग को अपना इक्विपमेंट चूज करना है, ठीक है। दो में से मैं एक ही का देख सकता हूँ, मेरे पास यही ऑप्शन है, मैं या तो रॉक का देख सकता हूँ या ड्रिल मैकेनिज्म का देख सकता हूँ। मैं दो में से किसका देखूं ताकि मेरा ड्रिलिंग इक्विपमेंट में सही से चूज हो जाए और ड्रिलिंग एक्शन परफॉर्म हो जाए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? रॉक रॉक का देखेंगे, वाई? वाई? रॉक के स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज करेंगे मटेरियल। ओके, चलिए ठीक। सो इसमें लिखिएगा द ड्रिलेबिलिटी ऑफ अ रॉक फॉर्मेशन, द ड्रिलेबिलिटी ऑफ अ रॉक फॉर्मेशन is a the drill ability of a rock formation is a key factor. The drill ability of a rock formation is a key factor in selecting the appropriate drilling method and equipment. In selecting the appropriate drilling method and equipment. Full stop. Drill ability depends on first
ड्रिल एबिलिटी डिपेंड्स ऑन फर्स्ट हार्डनेस 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 क्या डैश लेके लिखिएगा, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन, रेजिस्टेंस टू पेनिट्रेशन। ओके, कि पेनिट्रेशन को कितना रेजिस्ट कर रहा है ये कहलाता है हार्डनेस। ठीक है, दूसरा लिखिए एब्रेसिवनेस, 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 एब्रेसिवनेस का एक्सप्लेनेशन लिखिएगा, टेंडेंसी टू वियर डाउन, टेंडेंसी टू वियर डाउन द ड्रिल बिट, टेंडेंसी टू वियर डाउन द ड्रिल बिट। ठीक है, एब्रेसिवनेस ये क्या होता है थोड़ा सा उसको ध्यान समझिए। लेट से ये मेरा ड्रिल बिट है, ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पे ऐसे घिस रहा हूँ धीमे 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 धीमे, है ना, इसमें डायमंड और ड्रिल बिट जब यूज होता है तो वहाँ पे एब्रेसिवनेस भी यूज होता है। तो अगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक रिलेटिव मोशन हो रहा है ना, तो मैं इससे इसको मतलब एब्रेस कर रहा हूँ, मैं घिस रहा हूँ, तो देखिए वियर एंड टियर इसमें भी होगा, वियर एंड टियर इसमें भी होगा, है ना, बोर्ड में भी होगा या मतलब के सरफेस पे भी होगा और ड्रिल बिट पे भी होगा, दोनों उस पे वियर एंड टियर होगा। अब इसमें ये मैटर करता है कि एब्रेसिवनेस ज्यादा किसकी है। अगर ड्रिल बिट पहले टूट गया तो एब्रेसिवनेस मतलब वो ड्रिल बिट खत्म हो गया, है ना, बट अगर एब्रेसिवनेस ड्रिल बिट का ज्यादा है और मटेरियल का कम है तो फिर वहां पे ड्रिल होल क्रिएट हो जाएगा। इस क्लियर है? भाई देखो वियर एंड टियर तो दोनों में हो रहा है, अब डिपेंड ये करता है ज्यादा किस में हो रहा है। अगर ड्रिल बिट में ज्यादा हो रहा है तो फिर हमारा ड्रिल होल नहीं क्रिएट हो पाएगा, ड्रिल बिट टूट जाएगा, वहीं पे ड्रिलिंग स्टॉप करना पड़ेगा। बट अगर उसमें मटेरियल में ज्यादा हो रहा है तो फिर हमारा ड्रिल होल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, नाउ एनीवन एनी डाउट? नेक्स्ट लिखिए टफनेस, TOUGHLESS, टफनेस। इसके एक्सप्लेनेशन में लिखिएगा रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर, रेजिस्टेंस टू फ्रैक्चर। इसका मतलब ये है, थोड़ा समझिएगा, अगर आप लोग कभी ना उसे टाइल्स वाइल्स में देखे होंगे, अगर कभी ऐसा होता है कि हम लोग जब ड्रिल करने जाते हैं तो जैसे यहाँ पे ड्रिलिंग ऑप्शन परफॉर्म करते हैं तो ये ना ऐसे क्रैक आ जाता है पूरी टाइल्स में, है ना, हेलो, हाँ, अगर टाइल्स वगैरह में देखे होंगे, अगर आपके घर पे लगा होगा कभी, तो हम लोग अगर ड्रिलिंग एक्शन परफॉर्म करने जाते हैं या खील वगैरह ठोकते हैं ना टाइल्स में, तो अगर यहाँ पे ठोक रहे हैं तो ऐसा कभी कभार होता है कि ऐसे पूरे टाइल्स में क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, हाँ, तो ये कहलाता है फ्रैक्चर। तो अगर कोई मटेरियल रेजिस्टेंस को फ्रैक्चर कर पा रहा है तो यानी वो टफ मटेरियल है, बट कोई मटेरियल जो अगर फ्रैक्चर को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है तो वो थोड़ा लेस टफ मटेरियल है या सॉफ्ट मटेरियल है। ठीक है, देन आफ्टर लिखिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। इसका एक्सप्लेनेशन लिखिएगा रेजिस्टेंस टू क्रशिंग, रेजिस्टेंस टू क्रशिंग, रेजिस्टेंस टू क्रशिंग। ठीक है, कि क्रशिंग जो एक्शन हो रहा है उसको कितना रेजिस्ट कर पाएगा, ये कहलाता है उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और यूजुअली बताऊं तो सबसे मेन जो होता है ना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और हार्डनेस ही होता है। एब्रेसिवनेस और टफनेस तो ठीक है थोड़ा रोल प्ले करते हैं, बट सबसे मेन जो होते हैं वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ और हार्डनेस ही होते हैं किसी भी उसके मटेरियल के। ठीक है, तो ये 3-4 चीजों की हेल्प से हम लोग ड्रिलेबिलिटी डिसाइड करते हैं किसी रॉक का, और अगर हमें एक बार रॉक का ड्रिलेबिलिटी पता चल गया फिर हम लोग उस हिसाब से अपना ड्रिल मैकेनिज्म चूज करेंगे और ड्रिलिंग एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, नाउ एनीवन एनी डाउट? नहीं, ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले ना एक वो टॉपिक डिस्कस किया था यूजेस ऑफ ड्रिल,
है ना, या यूजेस ऑफ ड्रिल होल्स या ड्रिलिंग ऐसा कुछ कर डिस्कस किया मैंने। उसी को ना थोड़ा एक उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है, बट हाँ ये थोड़ा डिफरेंट है उससे रिलेटेड, थोड़ा यहाँ उसको भी डिस्कस कर। पर्पस ऑफ ड्रिलिंग इन माइनिंग, लिखिए हेडिंग, पर्पस ऑफ ड्रिलिंग इन माइनिंग। क्या क्या पर्पसेस हैं ड्रिलिंग के माइनिंग में, बताइए थोड़ा सा। व्हाट आर द पर्पसेस ऑफ ड्रिलिंग इन माइनिंग? यूजेस के जैसा ही होगा ना। बट उससे थोड़ा अलग है, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है मैं बोल रहा हूँ। वहां पे हमने जो डिस्कस किया था ना वो ड्रिल होल्स के यूज डिस्कस किए थे ड्रिल में। यहाँ पे मैं ड्रिलिंग के पर्पस डिस्कस करने वाला हूँ कि किस किस पर्पस के लिए हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एक्सप्लोरेशन, एक्सट्रैक्शन। इसको नोट डाउन कर। क्या बोल रहा था? एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, एक्सटेंडेड वे में कैसे बताना है मतलब, और फिर वही सब है ड्रेनेज और ये सब नहीं आएगा। नहीं वो ड्रेनेज, वो ड्रिल होल का यूज आप बता रहे हैं, मैं ड्रिलिंग का पर्पस पूछ रहा हूँ। एक्सप्लोरेशन, पता नहीं। और देखिए ब्रेकिंग रॉक, फॉर ब्रेकिंग रॉक। और ब्रेकिंग रॉक, ठीक है। प्रोडक्शन एक उसमें है, डेवलपमेंट में भी यूज होता है ड्रिलिंग। डेवलपमेंट मैंने इसलिए नहीं बोला कि वो प्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा। अच्छा ठीक है, मतलब एक वो भी कर सकते हैं। रिक्लेमेशन में लिख दो। रिक्लेमेशन में लिखते हैं, बट रिक्लेमेशन तो सब में प्रोडक्शन के अंदर ही आता है। डेवलपमेंट भी आ जाएगा प्रोडक्शन। रिक्लेमेशन कहाँ से प्रोडक्शन के अंदर आने लग गया? एक मिनट, तो फिर सॉरी, रिक्लेमेशन वेस्ट फिलिंग, तो रिक्लेमेशन में हम लोग ड्रिलिंग कहाँ करते हैं? वेस्ट फिलिंग में हम लोग कहाँ ड्रिलिंग परफॉर्म करते हैं? रिक्लेमेशन नॉट ओनली वेस्ट फिलिंग बस थोड़ी ना होता है। बताइए। इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कराते हैं या नहीं कराते हैं? इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कराते हैं कि नहीं? ठीक है, इंड्यूस्ड ब्लास्टिंग कराते हैं। उसमें वही नहीं करना होगा, ड्रिल नहीं करना तो होगा। उसमें फिर प्रोडक्शन भी तो आता है ना। प्रोडक्शन कहाँ होता है? वो तो हम केविंग कराते हैं, तो कोई केविंग में प्रोडक्शन होता है। चलिए ठीक है, रिक्लेमेशन भी लिख लीजिए। तो और कुछ बच रहा? सारे स्टेजेस तो आ गए माइनिंग के, अब क्या बचेगा? बाकी जो हम लोग ने वहां पे लिखा था ना, उसको अगर आप लोग लिखना चाहें तो वो सर्विस ये होता है, ड्रिलिंग होता है। जो हम लोग ने वहां पे पढ़ा था ना कि वो उसके लिए यूज करते हैं, ड्रेनेज के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए या केबलिंग के लिए, तो उसको हम लोग ना सर्विस ड्रिलिंग बोलते हैं। वो सर्विस पर्पस के लिए ड्रिलिंग यूज, सर्विस ड्रिलिंग या एंसिलरी ड्रिलिंग, ठीक है। डबल ए जाएगा, सॉरी। इसको एक्सप्लेन भी करेंगे या नॉर्मली ऐसे लिख लें? ये लिख लीजिए, और ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग अपने से इसको लिख के लाएंगे। आप लोग जो लिख के लाएंगे मैं सब मान लूँगा, मैं इसको नहीं लिखाऊंगा, ठीक है। हाँ तो एक मिनट में लिख लें।
इसको मैं क्लास में नहीं लिखाऊंगा, आप लोग अपना से लिखेंगे जो। ठीक है, हो गया। थैंक यू वेरी मच।